द यूनिफॉर्म एंड द डिसिप्लिन। ये दो चीजें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और मेरा शुरू से ही एयरफोर्स में जाने का बिल्कुल दृढ़ निश्चय था। कारगिल के सोल्जर्स का करेज, ग्रिट और डिटर्मिनेशन हमारी इंस्पिरेशन थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव और उनके जो सेक्रीफाइसेस हुए हैं, जो उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, वो हमको इंस्पायर करके रखते थे। ऑपरेशन सिंदूर। Operation Sindoor. Indian military, Indian armed forces have launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी पाकिस्तान ने कोशिश करी हमारे ऊपर अटैक करने की, हमारे ऊपर मिसाइल दागने की, उन सबको हमने अनसक्सेसफुल कर दिया अपनी एयर डिफेंस की मदद से। पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी थी? वेपनाइज करिए मिस इन्फॉर्मेशन को, फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स, गलत खबर फैलाइए। इंडिया के इतने जहाज गिर गए, इंडिया में इतनी एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हो गई, इंडिया में इतनी कैजुअलिटीज हो गई। बेसिकली स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है क्या? साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन करें, अनरेस्ट करें। अगर आप ये चीजें फैलाते हैं और बिल्कुल क्रेडिबल सोर्सेज से फैलाते हैं, हो सकता है कुछ लोग इसको मानने में मजबूर हो जाएं। Hello everybody, welcome to one more episode of Pooja's Talk Show, and today we have very special guest with us. Today we are going to talk Major General Sanjeev Chaudhary sir, and he is retired from Indian Army, and he has been the part of major operations like Operation Parakram, Operation Vijay at Kargil, and so many other operations. So आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी, ऑपरेशन सिंदूर, किस तरह हमारे वॉरफेयर चेंज हुए। कारगिल में वॉर करने का तरीका अलग था, अभी वॉरफेयर करने का तरीका अलग है, और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो आज का एपिसोड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इंडियन आर्मी के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। और आपको अगर इंडियन आर्मी बेस्ड पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो आप हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हैं मेजर प्रिया जिंदल के साथ, जो हमने रिकॉर्ड किया है। डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए, और हम तो बने रहिए हमारे साथ। सो वेलकम टू पूजा टॉक शो सर, हाउ आर यू? I am fine, Pooja. Thank you, and it's great to be on your show today. I'm looking forward to the interaction. या सेम हियर सर। सो आज के टॉपिक को लेके मैं काफी एक्साइटेड हूँ, एंड मेरे शो पे पहले भी आर्मी पर्सनल आ चुके हैं। मेजर प्रिया जिंगल को मैंने बुलाया था, शी वॉज अ फर्स्ट लेडी आर्मी ऑफिसर, एंड और भी एयरफोर्स के ऑफिसर्स को बुलाया था। एंड इस समय मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आर्मी मेरे को एक्साइटमेंट इसलिए लगता है बिकॉज माय फादर वाज आल्सो देयर इन द आर्मी। तो मेरा एक बहुत ही गहरा रिलेशन है इससे, आर्मी ऑफिसर्स एंड आर्मी लाइफ से। सो इट्स माय प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू हियर सर। Likewise. सो सर, हम सभी हम सभी एक सपना देखते हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं कि हमें अपनी लाइफ में ये करना है, वो करना है। तो आपने आर्मी को चुना, आपने आर्मी को ज्वाइन किया, तो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप एक आर्मी ऑफिसर बनो? पूजा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक आर्मी फैमिली में पैदा हुआ। तो इतने साल मैंने सिर्फ घर में भी, फादर के साथ भी सिर्फ डिसिप्लिन देखा, सिर्फ कैसे कंट्री को सर्व करते हैं ये देखा। एंड समवाय ऑटोमेटिकली मेरे दिल में भी ये आ गया कि मैं भी अपने फादर की तरह ही यूनिफॉर्म पहनूंगा। तो मेरे लिए बेसिकली यूनिफॉर्म एक बहुत बड़ी बात थी। चाहे आर्मी में क्या होता है वो तो पता नहीं था उस टाइम, लेकिन यूनिफॉर्म क्या होती है और क्या उसकी इज्जत है वो मैं देखता था, और मैं चाहता था कि मुझे भी ऐसे ही सैल्यूट मिले। तो दैट वाज अ वेरी बिग इंस्पायरिंग फैक्टर फॉर मी, द यूनिफॉर्म एंड द डिसिप्लिन। ये दो चीजें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और मेरा शुरू से ही एयरफोर्स में जाने का बिल्कुल दृढ़ निश्चय था।
I wanted to join the Air Force. I was I used to do aero modeling. I had joined NCC Air Wing in school. लेकिन स्कूल में एक मेडिकल एग्जाम हुआ एक दिन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और उस मेडिकल एग्जाम में उन्होंने मेरे को एक बुक दिखाई कि इसमें आप बताइए ये नंबर्स हैं, आप बताइए क्या क्या नंबर आपको दिख रहे हैं। ओके। तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। सो आई वॉज डिटेक्टेड विद कलर विजन। ओके। और जैसे ही यू डिटेक्टेड विद कलर विजन, यू कैन नॉट थिंक ऑफ ज्वाइनिंग आइदर द नेवी और द एयरफोर्स और हम्म। एवर बिकम अ पायलट। ओके। तो तब मेरे लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं रहा कि मुझे वर्दी तो पहननी है, चलिए अभी मैं आर्मी के लिए ही ट्राई करता हूँ। हम्म। तो वाह। इसीलिए जो मैं चाहता था कि मैं हवा में उड़ूं, लेकिन वो मेरी इच्छा हो नहीं पाई। आई कुड नॉट अचीव दैट, एंड सो आई हैड टू टर्न टुवर्ड्स द आर्मी। बट लेट मी टेल यू दैट 37 years and 3 months in the army, I have no regrets. I have had a fulfilling life. I achieved a lot of milestones. I did everything that I could for the people who were under me. So there were no regrets, and I still miss the army life. वाह। सर मुझे याद है कि मेरे पापा कहते थे कि जब जब वो रिटायर हो गए थे तब भी हम कहते थे कि आप सारी चीजें अभी भी वैसे ही फॉलो करते हो। तो वो हमेशा कहते थे कि अ सोल्जर इज ऑलवेज सोल्जर, ईदर यूनिफॉर्म इज देयर और नॉट। तो सर आप मेरे सामने बैठे हैं तो आपसे भी पूछना चाहूंगी क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसको उस हद तक सोल्जरी घर में नहीं करनी चाहिए। उतनी ही करिए जिससे काम ठीक ठाक चले। अगर आप ज्यादा सोल्जरी घर पे करेंगे तो हो सकता है झगड़े ही हो जाए। ओके। लेकिन जो आपके फादर ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि सोल्जर चाहे वो यूनिफॉर्म में है या नहीं है, जो उसने एज अ सोल्जर सीखा था हम्म। वो बातें वो कभी झुटला नहीं सकता। उसमें सबसे बड़ी बात है आपका रिस्पेक्ट फॉर वैल्यूज, डिसिप्लिन एंड इंटेग्रिटी। हम्म। एब्सोल्युटली राइट सर। तो सर जैसे कि हम कोई और प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो जब तक हम उस प्रोफेशन में रहते हैं तब तक तो ठीक है। सपोज कि मैं जैसे मेरा करियर था, मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मेरा करियर शुरू किया था। तो अभी मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं हूँ, तो अभी मेरा कुछ भी जो प्रोटोकॉल जो सारी चीजें हम फॉलो करते थे अभी मैं उतना फॉलो नहीं करती बिकॉज अब मैं दूसरी इंडस्ट्री में आ गई हूँ। लेकिन डिफेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है या एक ऐसा प्रोफेशन या ऐसा ऐसा काम है कि आप उसके बाद दुनिया का कोई भी काम करें, लेकिन वो जो जहां जो चीज आप सीखते हैं वो डिसिप्लिन जो आपने बात करी, बात करने का तरीका, कहते हैं कि डिफेंस आपको 360 डिग्री चेंज देता है जो आपके लाइफ टाइम रहता है और आपके एकदम क्या कहते हैं कि डीएनए में वो सारी चीजें फीड हो जाती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक्चुअली में अगर आप देखें, जो आज मैनेजमेंट में कहीं भी कुछ पढ़ाया जाता है, सॉफ्ट स्किल्स हो, हार्ड स्किल्स हो, ये सब डिफेंस से लिया गया है। ये सारी चीजें डिफेंस में शुरू हुई थी कि टीम कैसे बनानी है, रिस्क कैसे लेना है, गोल कैसे अचीव करना है, गोल कैसे सेट करना है। ये सारी चीजें आर्मी से अब मैनेजमेंट में आ गई हैं और कॉर्पोरेट्स में चली गई। लेकिन इन सब का जो बिगिनिंग और जेनेसिस है, दैट इज द आर्मी। तो आर्मी टीचेस यू certain values like honesty, integrity, discipline, punctuality, which are not negotiable. अभी भी लोग मेरे ऑफिस पहुंचने पर अपनी घड़ी चेक करते हैं कि सर टाइम हो गया, सर आ गए टाइम पे। हम्म। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे डीएनए में चले जाती हैं, हमारे ब्लड में चले जाती हैं। और आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि हमारा ब्लड एट सम प्लेसेस रेड नहीं होता, ओजी होता है, जो ओके। हमारे यूनिफॉर्म का कलर है। यस। एब्सोल्युटली ट्रू सर, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरे पापा कभी भी लेट नहीं होते।
तो वो एक चीज है जो मैंने देखी है, एक्सपीरियंस वो करी है। तो दिमाग में ही नहीं आती कभी बात के लेट हो जाऊं मैं कहीं, या आज यहाँ नहीं जाना है तो कुछ सट्टा मार देते हैं कुछ। ये चीजें हमारे, मैं सोच ही नहीं सकता इनके बारे में। हम्म, एब्सोल्युटली ट्रू सर। तो सर, जब अगर आपकी 37 इयर्स का आर्मी का करियर रहा है सर आपका, जब आप अपनी जर्नी पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपकी लाइफ का मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट क्या था उस जर्नी का? वो हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, 37 ईयर्स में डिवाइनिंग मोमेंट बहुत थे, अप्स एंड डाउन्स बहुत थे, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट मेरे लिए था, दैट वाज व्हेन आई बिकेम द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ माय यूनिट एज अ कर्नल। हम्म। नाउ, becoming a commanding officer is a very, very onerous task. It is full of responsibilities. You are responsible for 500 people, their training, their welfare, and their administration. And not only these 500 people also have their families. Some of the families are staying in the station, some of them are staying in their homes. तो इन सब की जिम्मेवारी मेरे शोल्डर पे आ गई, और इसके अंदर मैं कोई शॉर्टकट नहीं ले सकता। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे, so the aim is that it is always service before self. हम्म। ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आती है आर्मी में, उसके बाद आपकी फैमिली आ सकती है, और लास्ट में आप खुद आते हो। हम्म। तो ये जब मैं कमांडिंग ऑफिसर बना, तो ये 500 लोगों की जब जिम्मेवारी मेरे पास आई, तो आई वॉज मॉरली एंड प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। इट वॉज अ ग्रेट ऑनर। एंड एज अ यंग ऑफिसर, हर आदमी यही सोचता है कि मैं और कुछ अचीव करूं ना करूं, लेकिन जिस यूनिट में मैं कमीशन हुआ था, मैं उसी यूनिट को एक कमांडिंग ऑफिसर बन के कमांड करूंगा। हम्म। ये हर यंग ऑफिसर का एक एम होता है, एंड मेरा एम ये अचीव हुआ। आई वॉज लकी कि जहां मैं कमीशन हुआ था वही यूनिट मुझे कमांड करने के लिए मिली। एंड सडनली आई बिकेम अ फादर फिगर। एज से फादर नहीं था मैं, लेकिन जो एक कमांडिंग ऑफिसर का जो एक ओहदा होता है वो एक फादर फिगर का होता है। हम्म। और फादर फिगर के लिए इट इज अ वेरी डिमांडिंग जॉब। इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। इट इज अ वेरी, वेरी डिमांडिंग जॉब, बिकॉज आपको डिसीजन लेना है छोटी छोटी बातों पर, और जो आपका एक बात कह देना और एक डिसीजन लेना, वो इतना वेट रखता है कि लोगों की जिंदगी बदल सकती है उस। हम्म। तो अगर इतना इम्पैक्ट होता है कमांडिंग ऑफिसर का, तो उतना ही एक जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है आपकी। आप उस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। तो मैंने 2 साल अपने यूनिट को कमांड किया, 2 साल बिल्कुल दिल लगाकर काम किया, और आज भी मेरे को लोग याद रखते हैं। आज भी मेरे को मिलने आते हैं कि साहब अब हम हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे। उनमें से कई अभी सीनियर बन गए हैं, वो आज तक मेरे से इन टच रहते हैं। तो इससे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट किसी के लिए नहीं हो सकता, जब आपके ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी आ जाए कि आप 500 लोगों के लिए जिम्मेवार हो। उस 500 आदमी का कुछ भी ट्रेनिंग होनी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होना है, उसकी प्रमोशन होनी है, उसका वेलफेयर देखना है, उसकी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये सारी जिम्मेवारी एक कमांडिंग ऑफिसर की होगी। हम्म। सो दिस मोमेंट, these 2 years were the biggest defining moments of my life in the army. वाह, अमेजिंग सर। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 500 लोग, जैसा आपने बोला, 500 लोगों की हर चीज का ध्यान रखना, वेलफेयर, उनका करियर, उनकी ग्रोथ, प्लस सबसे बड़ी चीज उनकी लाइफ और उनकी फैमिली। ये बहुत ही बड़ी चीज है सर। और मुझे नहीं लगता कि आर्मी से अच्छा मैनेजमेंट कोई भी कहीं पे भी सीख सकता है, बिकॉज एक लाइफ को मैनेज करना सबसे बड़ा स्किल होता है सर, जो शायद डिफेंस में सिखाया जाता है। सर, इसी तरह आपने बहुत सारे बड़े ऑपरेशंस का पार्ट रहे हैं सर आप, जिसमें से एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशंस था ऑपरेशन विजय, जो कारगिल के समय हुआ था। तो जिसने हमारी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसको डिफाइन किया। तो उस जब आप पीछे देखते हैं और उस मिशन को याद करते हैं, तो
क्या इमोशंस और क्या मेमोरीज आपके माइंड में आती है सर? कुछ शेयर करना चाहेंगे उस मिशन के बारे में या उस मिशन के दौरान? थैंक यू पूजा फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। देखो, कारगिल इवोक्स अ सेंस ऑफ प्राइड एंड रिजॉल्व। इवन दो मैं डायरेक्टली कारगिल में डिप्लॉयड नहीं था, मैं राजस्थान बॉर्डर पर डिप्लॉयड था जब ऑफ विजय के लिए आर्मी डिप्लॉय हुई थी। तो और मेरा काम था ऑपरेशनल रेडीनेस रख करके, और अगर दुश्मन पर धावा बोलना है तो उसकी तैयारी करना मेरा काम। लेकिन जब हम वहां थे तो कारगिल के सोल्जर्स का करेज, ग्रिट और डिटर्मिनेशन हमारी इंस्पिरेशन थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, और उनके जो सेक्रीफाइसेस हुए हैं, जो उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, वो हमको इंस्पायर करके रखते थे। मेमोरीज ऑफ कारगिल इवोक अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, रेजिलियंस एंड नेशनल यूनिटी। नाउ कारगिल एक कॉन्फ्लिक्ट था जो बहुत ही इनहॉस्पिटेबल और बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में लड़ा गया, जहां पे यंग सोल्जर्स और यंग ऑफिसर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाई, और जो दुश्मन ने हमारा लैंड लिया था वो सारा का सारा हमने उनसे वापस लिया। तो कारगिल स्टैंड्स एज अ सोलम रिमाइंडर ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम एंड द एंड्योरिंग स्पिरिट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कारगिल एक मिलिट्री ऑपरेशन ही नहीं था, इट वॉज अ नेशनल अवेकनिंग एंड a reaffirmation of India's collective resolve. तो कारगिल से जो हमको इंस्पिरेशन मिली, उस इंस्पिरेशन ने जहां भी मैं डिप्लॉयड था वहां पर हमको अगर जरूरत पड़ती और लड़ाई अगर छिड़ जाती तो हम आगे जाते, दुश्मन के एरिया को ऑक्यूपाई करते। तो ये सब को हमें करने के लिए जो मोटिवेशन हमको मिली वो कारगिल की कहानियों से मिली। ओके, एब्सोल्युटली अमेजिंग सर। सो सर, अभी जैसे कि रिसेंटली अभी हमने देखा 2-3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जैसे कारगिल 99 में हुआ था। तो आपको क्या लगता है सर कि किस तरह चीजें चेंज हुई है या एडवांसमेंट हुआ है? किस तरह हमारी जो करंट वॉरफेयर हो रही है उसमें क्या रोल है टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस का? किस तरह वॉरफेयर चेंज हुई है सर? ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन ड्रामेटिक। हम लोग कन्वेंशनल वॉर से अभी टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ आ गए हैं। अभी आप देखिए कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में हाई ऑल्टीट्यूड में कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इन्फेंट्री लेड ऑपरेशंस हुए जो पैदल चल के लोगों ने जीते, आर्टिलरी फायर से दुश्मन का सिर नीचे रखा गया। जो आर्टिलरी फायर का छोड़ा था उसकी वजह से प्रिडोमिनेंस ऑफ फील्ड आर्टिलरी। लेकिन कारगिल के बाद हमारा शिफ्ट एट्रिशन बेस्ड वॉरफेयर से हटकर प्रिसीजन और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में चले गए। इसी के साथ एक नई टर्म निकली, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। इसी के साथ आजकल एआई, अनमैन्ड सिस्टम्स और सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस भी आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी बात हुई द प्राइमेसी ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी पाकिस्तान ने कोशिश करी हमारे ऊपर अटैक करने की, हमारे ऊपर मिसाइल दागने की, उन सबको हमने बिल्कुल अनसक्सेसफुल कर दिया अपनी एयर डिफेंस की मदद से। तो मॉडर्न वॉरफेयर क्या है? मॉडर्न वॉरफेयर ग्रे जोन, मल्टी डोमेन और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में बदली हो चुका है। अब ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है? ग्रे जोन वॉरफेयर होता है एम्बिगुअस और बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ, मतलब लड़ाई से थोड़ा सा कम। बेसिकली उसके अंदर आप स्ट्रेटेजिक गेन्स बिना लड़े अचीव करते हो। इसके अंदर डिसइंफॉर्मेशन, साइबर ऑपरेशंस, इकोनॉमिक प्रेशर्स और प्रॉक्सी वॉर होता है। इसी के साथ इसका एग्जाम्पल है जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस किए कश्मीर में, अभी जो हमारे बारे में गलत गलत उन्होंने अफवाहें उड़ाई, ये सब बातें ग्रे जोन वॉरफेयर का हिस्सा है। ओके। इसी के बाद दूसरी टर्म जो मैंने बोली वो आती है मल्टी डोमेन वॉरफेयर। मल्टी डोमेन वॉरफेयर होती है कि लड़ाई हर डोमेन में लड़ी जाती है, मतलब लैंड में भी, एयर में भी, सी में भी,
साइबर में भी, स्पेस में भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। हम्म। और इसका एग्जाम्पल है जो अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मल्टी डोमेन वॉर। तीसरा टर्म मैंने यूज किया नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर क्या होता है? नॉन फिजिकल इन्फ्लुएंस बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली इसके अंदर आप दुश्मन को पैरालाइज करते हैं बिना फोर्स के, साइबर वॉरफेयर के थ्रू, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू, या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है जो अभी नॉर्थ कोरिया ने साइबर अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और डिजिटल प्रोपेगेंडा लॉन्च किया था। तो आजकल की जो लड़ाई है वो इन सब का मिश्रण है। ग्रे जोन वॉरफेयर, मल्टी डोमेन वॉरफेयर, और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है इसके अंदर। टेक्नोलॉजी आजकल हमारे को डिसीजन लेने में मदद करती है, हमारे को दुश्मन के बारे में जानकारी देने में मदद करती है, और सबसे बड़ी बात, हमारे को जब हम अंडर प्रेशर होते हैं तो हमारे को जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी देती है टेक्नोलॉजी। हम्म। तो लड़ाई शुरू कहां से हुई? कारगिल से 99 में जो लड़ी हमने बंदूकों से, तोपों से, और वो अब लड़ाई लड़ी जा रही है मिसाइल से, ड्रोन से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एब्सोल्युटली ट्रू सर। तो सर हमारा जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें जैसे अभी लास्ट वीक की बात करें, अभी कुछ हफ्तों से जैसे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन लाइक सोशल मीडिया का लोग गलत यूज कर रहे हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज आपने देखा है। तो मतलब कुछ हमारे चैनल्स ने भी कुछ न्यूज बना के किए हैं, और बहुत सारे फेक न्यूज भी मार्केट में चल रहे हैं लाइक बहुत जगह। तो क्या मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या इसका कोई फायदा होता है वॉरफेयर में, या फिर अदर पार्टी को नुकसान होता है? मतलब क्यों ऐसा किया जाता है? क्या इसका कोई रीजन है, या फिर जस्ट ऐसे ही रैंडमली ये होता है, या फिर ये कुछ सोचा समझा एक वॉरफेयर होता है मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन आजकल आपके मोराल को डैमेज कर सकता है, रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकता है, और सिर्फ बैटलफील्ड के आउटकम को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इतना इंपॉर्टेंट होता है मीडिया और इंफॉर्मेशन का। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ने अभी जो हमारे इंडो पाक एंगेजमेंट्स हुए हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा रखा है। पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी थी? वेपनाइज करिए मिस इन्फॉर्मेशन को, फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स, मतलब गलत खबर फैलाइए कि दुश्मन, इंडिया के इतने जहाज गिर गए, इंडिया में इतनी एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हो गई, इंडिया में इतनी कैजुअलिटीज हो गई। तो इन सब का एम क्या होता है? एम होता है लोकल पब्लिक को और सोल्जर्स को का मोरल डाउन करना। हम्म। बेसिकली स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है क्या? साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन करें, अनरेस्ट करें, और फॉल्स क्लेम्स। किसके फॉल्स क्लेम्स हो सकते हैं? मिलिट्री कैजुअलिटीज के, ऑपरेशन फेलियर्स के, ह्यूमन राइट वायलेशंस के। तो इन सब चीजों के बारे में अगर आप ये चीजें फैलाते हैं और बिल्कुल क्रेडिबल सोर्सेज से फैलाते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग इसको मानने में मजबूर हो जाए। इससे हमारे अपने रिस्पॉन्स डिले होते हैं, ग्राउंड रियलिटी डिस्टॉर्ट होती है। तो हमारा इसमें जो रिस्पॉन्स इंडिया का था वो बहुत ही तगड़ा था। तो जिस एरा में नॉन काइनेटिक वॉरफेयर या ग्रे जोन वॉरफेयर का बोलबाला है, उसमें ये सब कुछ होगा। दोनों साइड्स ये करेंगी, लेकिन हर साइड को उसको निगेट करना है, और निगेट करना है एविडेंस देके। तो वही इंडिया ने किया। इंडिया ने जो भी खबर दी उसको एविडेंस दिया, दिखाया, जिससे कि ये प्रूव हो गया कि ये जितना भी खबरें, जो मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान फैला रहा था, वो सब गलत था। ओके। तो सर वॉर पे जियो पॉलिटिक्स का भी कुछ असर होता है क्या? लाइक वॉर किस डायरेक्शन में जाएगी, या नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? तो मुझे नहीं पता इतना, बट आप उस सबसे पहले रहे हो। तो जियो पॉलिटिक्स प्रेशर भी कुछ होता है क्या उसका? जैसे दो देश लड़ रहे हैं, किसी भी उनका कॉन्फ्लिक्ट है, तो बाहर की जो अदर कंट्रीज हैं उनका कुछ प्रेशर
का प्रेशर भी होता है वॉर की चीजों को डिफाइन करने के लिए? देखो, लड़ाई एक ड्रास्टिक और अल्टीमेट स्टेप है। अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ उसको आप लड़ाई नहीं ग्रेड कर सकते। हम्म। एंगेजमेंट्स हुए हैं, लेकिन किसी ने भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हम्म। जो भी हमने किया अपने एरिया से किया। तो लड़ाई का डिसीजन पहली बात तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट लेता है, और आर्मी नेवी और एयरफोर्स का काम है सिर्फ उनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना और कन्वर्ट करना इनटू स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स। हम्म। अब अगर दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, जैसे अभी लड़ाई चल रही है कहाँ, रशिया यूक्रेन के बीच में चल रही है, हम्म। इसराइल हमास के बीच में चल रही है, तो उससे पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट करता है। ट्रेड इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है, और खासकर जो कंट्रीज लड़ाई लड़ रही हैं उनकी तो इकोनॉमी बर्बाद हो ही जाती है। हम्म। और उस इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए पता नहीं कितने साल लगेंगे अगर हम एक्चुअल वॉर में जाते हैं तो। हम्म। तो इसीलिए अभी इंडिया ने किसी प्रेशर में आके सीज फायर नहीं किया है। इंडिया ने सीज फायर क्यों किया है, इसकी रिक्वेस्ट कहां से आई थी? पाकिस्तान से। हम्म। तो इंडिया ने एक अच्छे नेबर की तरह ये सोचते हुए कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और उनको हम मौका दे सकते हैं सुधार करने का, तो इसीलिए ये जो सीज फायर है ये एक टैक्टिकल पॉज है। ये समाप्ति नहीं है, ये हम्म। पीस ट्रीटी नहीं है। इट इज जस्ट अ टैक्टिकल पॉज जिसमें हम स्टडी करेंगे उनके रिएक्शंस को, और अगर वो रिएक्शंस हमारी कंट्री के फेवर में नहीं है तो वो एंगेजमेंट दोबारा शुरू होंगे। ओके। तो जियो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा असर होता है। सारा वर्ल्ड देख रहा है आप। नाउ वर्ल्ड के अंदर आपके अलाइनमेंट्स हैं, हमारे रिलेशंस हैं विद अदर कंट्रीज। सो दोज कंट्रीज ऑल्सो फील मॉरली बाउंड दैट दे मस्ट make efforts to stop this war. See, aim is always that war should not happen. हम्म। No one wants a war unless the territorial integrity of the country is affected. अगर वो होगा तो होगा। जैसे कारगिल था, इट वॉज अ लिमिटेड वॉर जो सिर्फ ऊपर के इलाके में हुआ, लेकिन वो लड़ाई थी। हम्म। जो अभी सिंदूर हुआ और सिंदूर के बाद हुआ उसको आप लड़ाई नहीं बोल सकते। ओके। तो जब दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं तो the whole world watches, the whole world give their comments, and many parts of the world are also affected by these wars. So all of them try to put a pressure on both the countries to stop the war. अभी आप देखो रशिया यूक्रेन वॉर कितने सालों से चल रही है, हम्म। कितने लोगों ने कोशिश करी लेकिन बंद तो नहीं हुई ना। हम्म। तो जियो पॉलिटिक्स है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स किसी कंट्री के डिसीजन को नहीं बदल सकता। ओके। जियो पॉलिटिक्स प्रेशर के अंदर आकर के मैं अपनी कंट्री को बेचूंगा नहीं। हम्म। अगर मेरे को लड़ाई की जरूरत है और मैंने डिसीजन लिया है तो मैं लड़ूंगा। ओके। सिर्फ क्योंकि मेरे पास कोई एक्सटर्नल प्रेशर आ रहे हैं मैं वो लड़ाई बंद नहीं करूंगा। क्योंकि लड़ाई हुई क्यों है? लड़ाई, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, इट इज द अल्टीमेट स्टेप। इट इज अ ड्रास्टिक स्टेप जो सिर्फ एक लास्ट रिजॉर्ट होता है अपनी कंट्री की इज्जत और अपनी कंट्री की टेरिटरी को बचाने के लिए। हम्म। ओके। उससे पहले बहुत सारी चीजों पे तरीके से ट्राई करते होंगे, जब नहीं होता है तो जैसे आपने बोला लास्ट स्टेप होता है, बिकॉज इससे बहुत सारा नुकसान भी होता है दोनों जगह, दोनों साइड पे। और एज आई कंट्री एज का नुकसान होता है, मतलब वो लड़ाई कर रहे हैं उनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। हम्म। ओके। तो तो सर उससे आम जनता को भी असर पड़ता है। तो लड़ाई आम जनता पे भी असर डालती है।
हम्म। तो एम हमेशा यही होता है, टू प्रिवेंट वॉर। राइट। सो सर, जैसे कि हमने 4 वॉर किए शायद पाकिस्तान से अब तक, और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स ने लीड किया था वो वॉर्स। तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स का क्या रोल होता है लाइक चीजों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में, या फिर एडवांसमेंट में, किस तरह, क्योंकि लड़ाई तो डिफेंस लड़ती है, सारा काम तो हमारी फोर्सेस करती हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी, एक पॉलिटिकल लीडर का क्या रोल होता है उस पूरे वॉरफेयर में, क्या रोल होता है पॉलिटिकल लीडर का? बिल्कुल ठीक है, आपने सवाल पूछा। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि पॉलिटिकल लीडर्स एक टोन को सेट करते हैं, एक विजन देते हैं, जिसके फल बलबूते पर एक देश लड़ाई करता है। वो डिसीजन पॉलिटिकल लीडर्स ही लेते हैं। वो टोन को सेट करते हैं, एक विजन देते हैं और एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देते हैं, एक फाउंडेशन सेट करते हैं, जिसके बेस के ऊपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। हम्म। तो काम क्या है पॉलिटिकल लीडर का? स्ट्रेटेजिक विजन और डायरेक्शन देना, मतलब लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी गोल्स देना। उसके बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन के लिए और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए और रेडी रहने के लिए रिसोर्सेज देना और बजट देना। उसके बाद ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस करना जिससे गलतियां ना हो। उसके बाद दूसरे देशों के साथ डिफेंस कोऑपरेशन करना, जिससे जरूरत पड़ने पर हमें उनसे मदद मिल सके। इंडिजिनस जो डिफेंस इंडस्ट्री अभी इंडिया में बन रही है और आत्मनिर्भर भारत जो हमारा कैंपेन है, उस उसको नजर में रखते हुए उसको उनका हैंड होल्डिंग करना, उनको मदद देना, जिससे डिफेंस इंडस्ट्रीज, प्राइवेट प्लेयर्स भी डिफेंस इंडस्ट्रीज में शामिल हो सके और हर चीज जो हम डिफेंस में यूज करते हैं वो इंडिया में बने और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो। इसके बाद पॉलिटिकल अप्रूवल देते हैं वो, जिससे जब लड़ाई होती है तो उसके अंदर डिसीजन लिए जाते हैं, उसके अंदर कहाँ से हमें सामान लाना है उसके बारे में डिसीजन लिए जाते हैं, क्या चीज हमने अक्वायर करनी है उसके बारे में डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये काम भी पॉलिटिकल लीडर्स का है कि टाइमली पॉलिटिकल अप्रूवल्स देना। और लास्टली, आर्म फोर्सेस की डिग्निटी, स्टेटस और वेलफेयर को बिल्कुल मेंटेन रखना, चाहे वो लड़ाई हो चाहे वो पीस में हो। ये काम सब पॉलिटिकल लीडर्स का है। ओके। तो बहुत अहम रोल होता है पॉलिटिकल लीडर का पूरी वॉरफेयर में। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। सो सर, बहुत बार जैसे कि अभी जो चल रहा था हमारा, तो हम कहते हैं कि सेना हमारी बॉर्डर्स पे लड़ रही है, और सेना, जो लोग सेना में काम करते हैं वो बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि देशभक्ति की बात करते हैं हम, तो ऑब्वियसली जो हमारी डिफेंस करती है वो बहुत ही बड़ा काम है, मतलब बहुत बड़ी, इसीलिए मैं इसे जॉब नहीं कह रही हूँ, इसे सर्विस कह रही हूँ। बट सर, जो लोग डिफेंस में नहीं जा पाते या फिर जा नहीं सकते, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आप इसके बारे में हमारे यंगस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे? तो पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, फौजी तो पार्ट लेता ही है, फौजी तो पेट्रियोटिक होता ही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहनते वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो जो हर रोज का सिटीजन है, सबसे पहले तो उसको इन्फॉर्म्ड रहना है, आर्मी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आर्मी की कार्रवाइयों के बारे में पता होना चाहिए। ही शुड बी इन्फॉर्म्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड ही शुड बी एंगेज्ड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको नेशनल वैल्यूज, यूनिटी और इंटेग्रिटी अपने डेली एक्शंस में दर्शानी चाहिए। तो एक सिटीजन का काम क्या है? पब्लिक सर्विस में, सर्विस, सिविल सर्विसेज के थ्रू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, इंटरनल सिक्योरिटी रोल्स, इन सब में हम लोग मदद कर सकते हैं जो नॉन फौजी हैं।
डिजास्टर रिलीफ में वॉलंटियर कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट में वॉलंटियर कर सकते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन में हम हिस्सा ले सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं तो दे कैन कंट्रीब्यूट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, दे कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द आर्मी। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट ओनली दैट जो वर्दी पहनता है वही एक पेट्रियट है या वही देश के लिए कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर सारे वर्दी ही पहनते, पर ऐसा तो नहीं है। तो बाकी दुनिया, बाकी भी जो हमारे देश के लोग हैं वो अपने कर्मों से नेशनल इंटेग्रिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनका डिसिप्लिन, उनके वैल्यूज, उनकी कमिटमेंट, जो काम वो करते हैं वो ठीक से करें, सच्चाई से करें। जब जरूरत पड़ती है आर्मी को किसी चीज की तो वॉलंटियर करें, आर्मी को मदद करें डिजास्टर रिलीफ में, सोशल डेवलपमेंट में, कम्युनिटी कम्युनिटी डेवलपमेंट में। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। लड़ाई में आप देखोगे 1971 में सिविलियंस ने आर्मी के लिए कितने मदद किया, उनको राशन दिया, उनको पानी पिलाया और जरूरत पड़ने पर उनको गाड़ियां भी दी। तो ये सब वो कार्रवाई है जो एक नॉन फौजी भी कर सकता है। और मुझे पक्का यकीन है कि इंडिया बीइंग इंडिया, जो हमारी वैल्यूज हैं कंट्री की, वो बहुत ही ऊंची हैं। और हमारे सिविलियंस फौजियों के साथ कंधे से कंधा जोड़ते हुए लड़ाई में हिस्सा ले लेंगे अगर जरूरत पड़ती है, और अपनी फौज को मदद करेंगे और अपने देश के लिए वो भी जान देने के लिए तैयार। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग इट, हमसे बात करने के लिए बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली। सो सर, एनी फीडबैक you want to share with me for about me or my show, so it will be welcome sir. It is a wonderful show, and especially your questions have been very, very made, in fact, framed very, very nicely, and you have tried to touch every portion of what you could take out from me. But मेरा एक जरूर कहना है कि जो हमारे देश है, देश के बच्चे हैं, उनके लिए जी दो सर। तीन मेरे पास एडवाइस है कि अपना काम इंटेग्रिटी के साथ करो, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करो, जिंदगी में शॉर्टकट नहीं लो, यू टर्न मत लो, डिसिप्लिन में ग्राउंडेड रहो, और करेज और पर्पस के साथ अपना पाथ पे आगे चलो। ड्रीम बिग, मतलब बहुत बड़े बड़े सपने देखो, और बिल्ड योर ड्रीम्स ऑन योर कैरेक्टर, not on your convenience. You are the future. Please lead that future with honor. वाह, नाइस मैसेज सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और डेफिनेटली ये एपिसोड ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। ये हमारा एक शॉर्ट एपिसोड था, पर डेफिनेटली हम फिर से बात करेंगे आपसे वेरी सून ऑन लॉन्ग एपिसोड ऑफ इंडियन आर्मी। सो थैंक यू सो मच सर एंड जय हिंद। पूजा, जय हिंद। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके सवालों का जवाब देके, और आई होप आई हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू योर शो। यस सर, श्योर। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली है। अब आपको दो चीज़ें करनी है। एक, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा, पसंद आया, और आपको लगता है कि ये जानकारी लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आप हमें स्पॉटिफाई और अदर प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।